आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म विक्टोरियस एजुकेशन अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर। तो जैसा कि हम लोग पूर्वी प्रभावित नदियाँ, उत्तरी प्रभावित नदियाँ, पश्चिमी प्रभावित नदियाँ पढ़ चुके थे, लेकिन हमारी दक्षिणी प्रभावित नदियाँ नहीं हो पाई थी। तो आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की जो नदियाँ हैं, उसको पूरी तरीके से ट्रिक के साथ कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, मैं जानती हूँ थोड़ा समय लगा है, ज़्यादा समय लगा है, लेकिन आपने अगर एक बार वो चीज़ें देख ली होंगी तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी या डबल से इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, अगर आपने सिनॉप्सिस बनाया होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारी वैनगंगा नदी से। तो सबसे पहली जो नदी है वो हमारी है वैनगंगा नदी। तो वैनगंगा नदी का जो उद्गम है वो मुंडारा गाँव सिवनी जिले से होता है। मुंडारा गाँव सिवनी से ये यहाँ से हमारी जो है वैनगंगा नदी उद्गमित होती है। यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र में प्राणहिता संगम का निर्माण करते हुए गोदावरी में मिल जाती है। जब इसमें आके वर्धा नदी मिलती है जो कि कालीभीत पहाड़ी बैतूल से निकलती है और इधर से हमारी वैनगंगा का जो पाथ है उसमें वो भीमगढ़ बांध से होते हुए बालाघाट शहर, धूती बांध, गांगुलपारा जलप्रपात, इसी के साथ साथ राजीव सागर परियोजना, जुन्नार देव से पेंच नदी निकलती हुई आती है, कानन नदी इसकी सारी ट्रिब्यूटरी मिलके आती है। जब इनका मिलन होता है तो ये प्राणहिता बन जाती है और प्राणहिता नदी जो गोदावरी महाराष्ट्र में जो बहती है उसमें मिल जाती है। तो ये जो नदी है इसका जो मुहाना कहा जाता है वो गोदावरी को कहा जाता है। अब इसकी लंबाई जो है वो 569 किलोमीटर है। अब देखो हर नदी का आपको किलोमीटर याद हो जरूरी नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर मेंस के टाइम पे हम लिखेंगे और अगर आपकी मेमोरी ज़्यादा शार्प हो, तो ज़रूर आप याद कर सकते हैं ताकि आपका एक पॉइंट जो है लंबाई का लेंथ का नदी की वो बढ़ जाए। सहायक नदियों की एक ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि अंधेरी लड़की अंधेरी गली में अंधेरी गली में अधरी गर्हवी मतलब अंधेरी गली में वर्धा एक लड़की है, उसको बाघ दिखता है। अंधेरी गली में वर्धा को बाघ दिखता है, वो 52 बार चिल्लाती है क्योंकि डर लगता है तो वो चिल्लाएगी बचाओ बचाओ, लेकिन किसी ने बाघ से पेच नहीं लिया, किसी ने बाघ से पेच नहीं लिया। अंधेरी गली में वर्धा को बाघ दिखा, 52 बार वो चिल्लाई, लेकिन किसी ने बाघ से पेच नहीं लिया, किसी ने उसकी मदद नहीं करी। अब कुछ एक बांध है, कुछ एक परियोजनाएं हैं, तो वो हम देख लेते हैं जो वैनगंगा नदी पर है। संजय सरोवर या भीमगढ़ बांध जो है वैनगंगा नदी पर सिवनी जिले में स्थित है। अब कैसे याद करेंगे? तो संजय सरोवर जो है वो शिवनी, तो सेम स है। मैं कभी भी याद करती हूँ मैं ऐसे याद करती हूँ संजय सरोवर मतलब शिवनी जिला। तो संजय सरोवर जो परियोजना है ये इसका अन्य नाम भीमगढ़ भी है, वो सिवनी जिले में स्थित है। धूती बांध बेनगंगा नदी पर बालाघाट में स्थित है। जो धूती बांध है वो बालाघाट में स्थित है। वहीं राजीव सागर परियोजना जो है वो वेनगंगा नदी पर नहीं है, ये हमको याद रखना। ये बावनथड़ी नदी जो है इसकी सहायक नदी उस पर स्थित है बालाघाट में। ठीक है, राजीव सागर परियोजना जो है बालाघाट में स्थित है बावनथड़ी परियोजना पे। ठीक है, अब माचागोड़ा बांध जो है वो भी हमारे वैनगंगा पर नहीं होते हुए वो पेंच नदी जो कि इसकी सहायक नदी है उस पर है, छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, अब मध्य कुछ एक अन्य फैक्ट आपको याद ना रहे तो सिनॉप्सिस में जरूर इस बात को तो लिख लीजिए कि मध्य प्रदेश की जो पहली नहर है वो वैनगंगा नहर को कहा जाता है, जिसका निर्माण 1923 में किया गया था। बालाघाट शहर वैनगंगा नदी के किनारे पर स्थित है, बहुत अच्छा फैक्ट है। वैनगंगा नदी के समीप एक पहाड़ी झरना गांगुल पारा जलप्रपात स्थित है। जो वैनगंगा नदी है हमारी उसके पास ही में पहाड़ी झरना है, मतलब वैनगंगा नदी पर नहीं है ये झरना, ये उसके पास एक पहाड़ी है उस पर झरना है गांगुलपारा जलप्रपात। वैनगंगा को पुराणों में बेवा, वैया और दीदी के नाम से जाना जाता है। अब कभी भी प्रश्न बनेगा कि बेवा, वैया और दीदी किस अन्य नदी का नाम है, किस नदी का नाम है, तो वो वैनगंगा है। अभी हमने पढ़ा वर्धा इसकी सहायक नदी है, तो वर्धा वर्धा का उत्पन्न बैतूल जिले से होता है, हम पढ़ चुके हैं। कालीभीत पहाड़ी के वर्धन शिखर से होता है। यह महाराष्ट्र में जाकर वैनगंगा से मिलकर प्राणहिता संगम का निर्माण करती है। इस नदी के किनारे महाराष्ट्र में सेवाराम और पवनाराश्रम स्थित है। प्राणहिता नदी जो प्राणहिता संगम हम पढ़ते हैं तो ये वर्धा, ये देखो ये प्रश्न बनेगा कि प्राणहिता जो नदी है वो किन दो नदियों का संगम है, तो वर्धा और वैनगंगा का संगम है। राइज ऑफ शिवगामी आनंद नीलकांतर द्वारा लिखित उपन्यास में प्राणहिता नदी का वर्णन है। बाहुबली फिल्म इसी उपन्यास पर आधारित है। हम सभी ने बाहुबली मूवी देखी है, तो वो किस उपन्यास पर आधारित है? वो आनंद नीलकांतन नामक एक
उपन्यास है उस पर आधारित है। देखो मोस्टली मूवीज ना, हमको लगता है यार ये राइटर क्या होगा, कैसे होगा। मोस्टली जो महान महान लेखक हैं उनके उपन्यास हो गए या उनकी कोई कृतियां हो गई, उन पर मूवी बना दी जाती है और हम लोगों को लगता है यार ये कितनी बढ़िया मूवी है, जबकि उसके पीछे का जो क्रेडिट है वो उस राइटर को जाना चाहिए, क्योंकि राइटर ने इतना बढ़िया सीन क्रिएट किया है, इतना बढ़िया सोचा है कि हम इतनी चीज, इतनी बेहतर चीज हमको मिल पाई। पेंच नदी का जो उद्गम है वो छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव से हुआ है। यह नदी इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, जिसे लैंड ऑफ मोगली भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमको पता है। स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली सिवनी जिले के अमोदागढ़ में पाया गया था। जो मोगली है ना, हम देखते हैं ना, वो गाना भी आता है उसका, फूल खिलाए, पूरा नहीं गाऊंगी मैं। तो वो जो है वो सिवनी जिले के अमोदागढ़ में पाया गया है। रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित द जंगल बुक, द सेकेंड जंगल बुक, रेड डॉग बुक। देखो जंगल बुक और द सेकेंड जंगल बुक तो हम रुडयार्ड किपलिंग लगा आते हैं, लेकिन रेड डॉग बुक जो है वो भी रुडयार्ड किपलिंग की, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, इसमें मोगली का उल्लेख हमको मिला है। ठीक है, जाते हैं नदी जोड़ो परियोजना पर। अब नदी जोड़ो जो परियोजना है वो आखिर किसने ऐसा विचार दिया क्या हम नदियों को जोड़कर भी मतलब कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। तो 1858 में एक ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर थे सर आर्थर थॉमस कॉटन, उन्होंने विचार दिया कि नदियों को जोड़कर भी हम बहुत विकास कर सकते हैं। नदियों को आपस में जोड़ना नदियों के पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने का एक तरीका है। अब देखो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको हेल्प करेगा। नदी जोड़ो परियोजना किस लिए महत्वपूर्ण है, नदी जोड़ो परियोजना क्या होती है, इसके लिए 7 मार्कर आपको यहाँ पे कंटेंट मिल गया। इस प्रक्रिया में अधिक पानी वाली नदी को कम नदी वाली पानी से जोड़ा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप ये डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, फिर उद्भव लिखोगे, उद्भव करके फिर आप लिखोगे 1858 इंजीनियर जो सर आर्थर थॉमस कॉटन है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या आएगा, प्रक्रिया क्या होती है, प्रक्रिया वाला पॉइंट डालेंगे। फिर तीसरी चीज ये लिखेंगे कि जो नदी है, जो क्या बोलते हैं हमारे ज्यादा पानी वाली नदी को कम पानी वाली नदी, तो 3 पॉइंट आपके बन जाएंगे। ठीक है, लगभग 4 लाइनें आपकी 7 मार्कर की भरा जाएगी। फिर क्या लिखना है आपको, 2 बॉक्स ऐसे बनाना है जैसे ये आपका 7 मार्कर का पेज है। ठीक है, अब 1 2 3 4 लाइन आपकी भरा गई है। ठीक है, हमको 11 से 13 लाइन मिलती है। 1 मिनट रुकिएगा, ये होगी 4 लाइनें भरा गई है। अब आपने क्या किया, इसको 2 भागों में बांटा, इधर लिखे लाभ, इधर लिखे दुष्प्रभाव। ठीक है, आपके इधर आपने 4-5 पॉइंट लिख दिए, इधर 4-5 पॉइंट मिल गए, आपको 4 से 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। क्योंकि जो एग्जाम जो चेकर होगा, एग्जाम कॉपी चेक करने वाला, वो आपके पॉइंट्स को देखेगा एंड ही विल बी इम्प्रेस्ड। नदी जोड़ो परियोजना से लाभ, पेयजल की समस्या कम होगी, सूखे और बाढ़ की समस्या कम होगी, आर्थिक समृद्धि आने से लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, सिंचाई में वृद्धि होगी, नहरों का विकास होगा, जल विद्युत क्षमता में इजाफा होगा। वहीं हर चीज के अगर सकारात्मक पक्ष है तो नकारात्मक पक्ष भी होते हैं। विस्थापन और पुनर्वास की समस्या होती है, जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वन उन्मूलन की समस्या होती है, अप्राकृतिक और अधिक खर्चा होता है। चलिए, तो ये रहा हमारा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है इसमें आखिर किस तरीके से काम किया जाना है, कैसे काम किया जाना है, तो इसमें एक बांध बनाया गया है जिसको दोधन बांध नाम दिया गया है। ठीक है, अब दोधन बांध जो है, देखो ये है हमारी केन नदी, ये है हमारी बेतवा नदी, इनके बीच में एक बांध मतलब इस तरीके की चीजें बनाई गई है कि जो पानी है वो ज्यादा पानी वाली नदी से कम पानी वाली नदी में बेतवा में जा सके, केन से जो पानी है वो बेतवा में जा सके। ठीक है, केन से जो पानी है वो बेतवा में जा सके, एक दोधन बांध बनाया गया है इसमें, केन बेतवा लिंक परियोजना। इसकी शुरुआत देखो, अब ये वाला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 7 मार्कर में बन सकता है। देखो कंटेंट इतना ही है, अब इसको 7 मार्कर में आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि केन बेतवा लिंक परियोजना हमारे मध्य प्रदेश की एक नदी जोड़ो परियोजना है, लिख दिया। फिर सेकेंड पॉइंट आपने क्या डाला, शुरुआत 2005 लिख दिया। फिर समझौते पर हस्ताक्षर आपको याद नहीं रहेगा। फिर आप लिखोगे कुल लंबाई, लेंथ डाली, तीसरी लाइन में आपने देखो पहली तो इंट्रोडक्शन दिया, शुरुआत लिखी, फिर ऐसा ब्रैकेट बना दिया ताकि हम ये लिंक परियोजना जो है बना सके और बीच में इन दोनों को कनेक्ट करके दिखा सकें। फिर आपने कुल लंबाई लिखी तीसरी लाइन में। ठीक है, फिर आपने क्या क्या लिखा, चौथे पॉइंट में लिखा कि लाभान्वित जिले कितने हैं। अब हमको इतना तो याद नहीं रहेगा कि भैया मध्य प्रदेश के कौन से जिले हैं, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले हैं। तो हमको क्या करना है भैया कि हमको पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 जिले, देखो 13 जिले लाभान्वित आप लिखोगे, फिर उसमें 2 पॉइंट डालना कि 9 जिले मध्य प्रदेश के और 4 जिले यूपी के लाभान्वित हैं। ठीक है, 4 से 5 लाइन हमारी भरा गई, हमने यहाँ पर बढ़िया तरीके से मैप बना दिया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कि भाई जो इरिगेशन है वो कितना मिल रहा है, तो मध्य प्रदेश को सिंचाई के लिए 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर और उत्तर प्रदेश को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर मिल रहा है। अब ये प्री में ऐसे नहीं पूछेगा कितना क्यूबिक मीटर पानी मिल रहा है, लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए आपको ये चीजें याद करनी पड़ेगी। अब इसको 2 फेज में, यहाँ पे जो अगला पॉइंट है उसमें 2 फेज में डिवाइड करके बता देना कि भाई जो है प्रथम चरण में छतरपुर जिले में दोधन बाल का निर्माण किया गया। अब यहाँ से अपना प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो छतरपुर जिला है उस मतलब जो दोधन बांध है वो कहाँ स्थित है, तो वो छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, अब दूसरा चरण आता है जिसमें लोअर उर बांध जो है शिवपुरी में है। बिना कॉम्प्लेक्स, बिना पढ़े बता दो, बिना सागर, बिना सागर में सागर के बिना नहीं रह सकती, ऐसे याद कर लो। लोअर उर बांध शिवपुरी, कोठा बैराज जो है विदिशा में है। ठीक है, तो ये जो है हमारा, इसके बाद में हम पहला चरण और दूसरे चरण में ये दोनों चीजें दिखा देंगे। और बाकी से मान लो अब मान लो कि 13 लाइनें हैं, अब मेरी 3 से 4 लाइनें बच गई, तो फिर मैं क्या करूंगी, अब यहाँ लगाऊंगी मैं दिमाग, यहाँ लिखूंगी लाभ और यहाँ लिखूंगी दुष्प्रभाव। अब लाभ क्या हुआ, जो जिले लाभान्वित हुए, और बाकी यही चीजें मैं डाल दूंगी उसमें। दुष्प्रभाव क्या हुआ, यही चीजें लिखना है, कोई अलग चीज थोड़ी आ जाएगी उसमें। तो सेम चीजें इस तरीके से लिख देना है और 7 मार्कर आपका पक्का हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र किस नदी के उद्गम स्थान से उस नदी के मुहाने तक बनने वाले आकार संरचना को नदी का अफवाह तंत्र कहते हैं। मतलब एक नदी किस पाथ को फॉलो कर रही है, वो किस तरीके का स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है, उसको उसका ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। अब देखो मध्य प्रदेश में है कुल मिलाकर 6 ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, जिसमें से सबसे बड़ा जो है वो गंगा यमुना अफवाह तंत्र है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, पढ़ के आए हैं कि मोस्टली नदियां जो है जाकर हमारे या तो गंगा में मिल रही है या यमुना में मिल रही है। तो सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है ये। मध्य प्रदेश में ये जो अफवाह तंत्र है वो 1831,104 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अफवाह में शामिल उपनदी, अभी मैं आपको नहीं पढ़ा रही, क्यों नहीं पढ़ा रही मैडम, क्योंकि मैडम ने आपको पढ़ा दिया है कि कौन कौन सी नदियां यमुना में मिल रही है, कौन कौन सी नदियां गंगा गंगा में मिल रही है। तो उत्तर प्रवाहित नदियां हो गई, कुछ एक पश्चिमी प्रभावित नदियां हो गई, और इतने में आपका काम हो जाएगा। तो ये तो आप मन से लिख सकते हो, पढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। अब मैडम आपको यहाँ पे चीजें याद रखनी है कि जो नर्मदा अफवाह तंत्र है वो कुल कितना है और मध्य प्रदेश में कितना है, ये आपको याद रखना है। बहुत ही इजी है, कैसे याद रखोगे, 9 8 7, अब रुक जाओ, 9 6, ठीक है, 9 8 7, नहीं 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 6, अरे 7 के बाद 6 आना था ना, तो नहीं नहीं 6 आएगा इसके बाद में। ठीक है, तो 9 8 7 के बाद में 6 आना था, तो नहीं नहीं 6 आएगा, ऐसे करके हमको याद करना है। ठीक है, अब यह मध्य प्रदेश में कितना है, तो 8 5 1 4 9। ठीक है, अब इसको याद कर लो भाई, ये तो याद हो जाएगा, 85 149, ऐसे याद कर लो, 5 बार पढ़ लो, 85 149 85 149 85 149 85 149 85 149। ओके, अब मैं उपनदियां नहीं पढ़ा रही, सेम वही बात बोलूंगी, नर्मदा नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो इसमें आ जाएगी। ताप्ती, इन सभी का स्वातंत्र आपको याद नहीं करना है, बस ये एक दिमाग में ये याद कर लेना कि भैया कौन सा स्वातंत्र बड़ा है, फिर कौन सा, ऐसे प्रश्न जरूर कभी बन जाए तो लाइफ में, कभी एग्जामिनर को आ जाए मन में कि भाई मैं ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तो भले, बाकी नहीं बनने वाला ऐसा प्रश्न। तो ये ताप्ती नदी का जो स्वातंत्र है वो 65145 है, और मध्य प्रदेश में ये सिर्फ 9800 किलोमीटर है। वही उपनदियां, इसमें जो भी नदियां गिर रही है, बोरी, गिरना, अमरावती, हम सब पढ़ के आए हैं, अरुणवती, हम सब पढ़ के आए हैं ये सारी चीजें, तो ये सारी इसमें शामिल होंगी। माही नदी का कुल अफवाह तंत्र कितना है, 38699 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 6700 या फिर 7188 है। अब इसकी अफवाह तंत्र भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, जाखम सोम हम पढ़ के आए हैं। राजस्थान में माही का जो अफवाह क्षेत्र है वो 56 का मैदान कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है भैया। जो हमारी माही नदी है वो बहती है, राजस्थान में जाती है, तो राजस्थान में इससे जो सिंचित क्षेत्र है उसको 56 का मैदान कहा जाता है। अब गोदावरी अफवाह तंत्र हमारा आता है, तो गोदावरी अफवाह तंत्र जो है, मध्य प्रदेश में गोदावरी अफवाह तंत्र का विस्तार इसकी सहायक नदी वेनगंगा और उसकी सहायक नदी पेंच, कानन, वर्धा, बावनथड़ी आदि नदियों के जल से निर्मित हुआ है। मध्य प्रदेश में कुल अफवाह क्षेत्र कितना है इसका,
23388। जो हमारी दक्षिण प्रभावित जो नदियां हैं जो कि गोदावरी में जाके मिल रही है, जैसे हम लोगों ने प्राणहिता संगम पढ़ा था, तो उस तरह की जो नदियां हैं और उनकी जो सहायक नदियां हैं उसको इस गोदावरी अफवाह तंत्र के अंतर्गत हमने शामिल किया है। सबसे छोटा याद रखना है, इसकी जरूर आपको याद रखना है कि ये 154 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। महानदी का जो अपवाह तंत्र है वो सिर्फ और सिर्फ 154 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है मध्य प्रदेश में। जो नदियां इसमें जाकर मिल रही है वो उतना ही क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है। अब कुछ एक वर्डिंग है, जैसे वाटरशेड, जल विभाजन। एक अफवाह को दूसरे अफवाह से जो अलग करने वाली सीमा है उसको जल विभाजक कहते हैं। ठीक है। अब जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया। अब नाम से पता चल रहा है कि एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में निम्न अफवाह प्रतिरूप देखने को मिलता है। मतलब मध्य प्रदेश में कौन कौन से ड्रेनेज पैटर्न हमको देखने को मिलते हैं। तो वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप, मतलब वृक्ष के आकार का, जैसे वृक्ष नहीं होते, ये शाखा निकल गई, फिर एक शाखा निकल गई, फिर एक शाखा निकली, फिर एक शाखा, इस तरीके का। तो ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो इस बात को फॉलो करती हैं। तो गंगा, यमुना, महानदी। देखो हमारे मध्य प्रदेश में डायरेक्टली ये नहीं है, लेकिन जो सहायक नदियां इनमें जाके मिल रही है उनके कारण हम इसको पढ़ रहे हैं। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है, जैसे ये पर्वत है बड़ा, यहाँ से नदियां निकल रही है, नीचे बह रही है, ठीक है, तो जो है रेडिकल या सेंट्रीफ्यूगल जो है हमारा अफवाह तंत्र बनता है। अब इसमें कौन कौन से शामिल है, नर्मदा, सोन, जोहिला और महानदी। देखो नर्मदा, सोन और जोहिला एक ही जगह से निकल रही है, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो हमारा अमरकंटक निकाल जो रेंज है वहां से निकल रही है। तो जैसे जैसे ये निकलेगी तो ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि नर्मदा नदी जो है वो किस बात को फॉलो कर रही है। तो वो अरीय अपकेंद्रीय जो है अफवाह तंत्र को फॉलो कर रही है। अब देखो एक चीज हो रहेगी यहाँ पर, जब नदियां अपनी मुख्य नदी में ढाल का अनुसरण करते हुए समकोण पर आकर मिलती है तो उनको परवर्तीय सबसेक्वेंट नदियां, मतलब 90 डिग्री पर मिलना है ऐसे करके। तो गंगा यमुना नदियों में मिलने वाली नदियां केन, सिंध, बेतवा जो है इनसे डायरेक्ट इस तरीके से जाके मिलती है। अध्यारोपी नदियां या फिर जो सुपर इम्पोस्ट रिवर है, जब नदी घाटी अपनी जब नदी अपनी घाटी में निम्नवर्ती कटाव और अपरदन करती है, जैसे चंबल, बनास। अब देखो क्या होता है, चंबल जो है जब गुजरती है ना तो बहुत खड्डे बनाते हुए निकलती है, इसीलिए इसको मतलब सबसे ज्यादा जो अपरदन करने वाली नदियां हैं वो इसी नदी को कहा जाता है। देखो मोस्टली चीजें हमने कर ली है कवर। अब मतलब जो कुछ एक चीजें हैं अलग से फैक्ट बचे हुए हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीजें अभी हम पढ़ के आए हैं, नहीं ये हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये चीजें क्या है कि भाई कितना क्षेत्र जो है, जैसे हमने पढ़ा है जो गंगा यमुना बेसिन, मतलब जो अफवाह तंत्र, उसमें कौन कौन सी नदी कितना अपना प्रवाह क्षेत्र दे रही है वो अब इतना याद करना संभव नहीं है, तो मैं समय व्यर्थ नहीं करूंगी। ये जरूर इम्पोर्टेंट है कि सबसे बड़ा बेसिन गंगा बेसिन है, सबसे बड़ा उप बेसिन यमुना उप बेसिन है, सबसे छोटा बेसिन जो है वो महानदी बेसिन है। अब आती है हमारी INS बेतवा। INS बेतवा एक ब्रह्मपुत्र श्रेणी निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट है जिसे 2004 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ये एक मिसाइल फ्रिगेट है जिसको 2004 में नौसेना में हमने शामिल किया था, हालांकि अब तो इसको कर दिया गया है बाहर। इसका नाम मध्य प्रदेश की बेतवा नदी के नाम पर रखा गया है। 1988 में जब भारत ने मालदीव में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को बहाल करने की कोशिश की थी, तब ऑपरेशन कैक्टस में INS बेतवा ने भाग लिया था। 2006 में इजराइल लेबनान संघर्ष के दौरान लेबनान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सुकून में भाग लिया गया था। दिसंबर 2016 में से इसे सेवा से मुक्त कर दिया गया। अब देखो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न यहाँ से बन सकता है। एक प्रश्न जरूर बन सकता है कि INS बेतवा को कब शामिल किया गया, जो कि 2004 उत्तर आएगा। बाकी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है कि करंट है जो जरूरी है पूछना, वो मुझे नहीं लगता कि कोई सा है। केमो शनि यमुना और सोन के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, यमुना नदी उधर चली जाती है, सोन इधर चली जाती है और केमूर नदी बीच में चल जाती है, तो ये प्रश्न जरूरी है आपके लिए। जो केमूर है वो जल विभाजन का कार्य कर रहा है। टोंस और उसकी सहायक नदियां चचाई, केवटी, बहुती, विंडम मिर्जापुर जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन कौन सी, क्यूटी रीवा थी ना हमारी, हाँ, बहुत ही सेल हो रहा है, सेलर नदी पर बहुत ही जलप्रपात था हमारा। विंडम जो है वो मिर्जापुर जलप्रपात का निर्माण करती है। विंडम या फिर मिर्जापुर जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी
में चंबल के साथ अन्य 4 नदियां भी मिलती हैं, इसलिए यमुना के पंचनद भी कहा जाता है। अभी देखो ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा के आई हूँ मैं, और सिनॉप्सिस में भी मैंने लिखवा दिया आपको। बेगमगंज तहसील से निकलने वाली धसान नदी पर लहचूरा बांध स्थित है। हाँ, ये थोड़ा हो सकता है पूछ लिया जाए कि भैया लहचूरा बांध किस नदी पर स्थित है, तो धसान नदी में है। हमारे शान की बात है तो लहूलुहान हो जाएंगे, लेकिन हमारे शान की बात है, ऐसे याद कर लो कि हम लहूलुहान हो जाएंगे लेकिन हमारी शान की बात है, तो लहचूरा धसान। नेहरू सेतु ब्रिज सोन नदी पर बिहार के डेहरी पर बना हुआ है। हमने पढ़ा था कि सोन नदी जो है वो हमारी बिहार में भी जाती है, तो बिहार पर जो है डेहरी पर नेहरू सेतु ब्रिज अवस्थित है। हो सकता है इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव से हमसे पूछ लिया जाए, तो ये थोड़ा जरूरी है, इसको लिख सकते हो आप लोग अपने सिनॉप्सिस में। ताप्ती नदी जो है भेंसदेही की सीमा से दक्षिण पश्चिम को मुड़कर, एक मिनट रुकिएगा, देखो 1 मिनट। हाँ, ताप्ती नदी भेंसदेही की सीमा से दक्षिण पश्चिम को मुड़कर बुरहानपुर के मध्य से महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। जो ताप्ती नदी है ना हमारी, वो भेंसदेही की सीमा से दक्षिण पश्चिम को बुरहानपुर के मध्य से महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है। मेकाल के दक्षिण क्षेत्र में टांडा नदी पहले नर्मदा की सहायक नदी थी, जिसे वैनगंगा की सहायक नदियों ने अपहरण कर लिया है। अब देखो ऐसी कौन सी नदी है जो पहले तो नर्मदा की थी लेकिन अभी वो वैनगंगा की है, तो वो टांडा नदी है। ठीक है। सोन और उसकी सहायक नदियां जालायतित प्रतिरूप यानी ट्रेलिस बनाती हैं। ट्रेलिस यानी इस तरीके का थ्री नदियां इस तरीके से, तो ट्रेलिस का निर्माण जो करती है वो सोन और उसकी सहायक नदियां करती हैं। नर्मदा की सहायक नदी मांडू के निगम कारण या कारुम जो है कंदरा का निर्माण करती है। ये इंपॉर्टेंट लिख लेना। नर्मदा नदी तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, नर्मदा नदी से रिलेटेड कुछ फैक्ट है तो वो कि कारम और कोरम का जो निर्माण है वो कौन सी नदी पर, कंदरा का निर्माण कौन सी नदी करती है। पन्ना विंध्याचल क्षेत्र से उतरने वाली सोनार और टोन्स की सहायक नदी समांतर प्रतिरूप पैरेलल पैटर्न का निर्माण करती है। नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दशान नदी का नाम प्राचीन एवं मध्ययुगीन दशार्ण देश के नाम पर पड़ा है। ठीक है, पढ़ लिया, कोई इतना जरूरी नहीं है। पूर्णा नदी ताप्ती की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जिसका उद्गम बैतूल जिले के भेंसदेही के काशी तालाब से होता है। हम पढ़ के आए हैं। ठीक है। अखरानी की पहाड़ियां एवं मथवार की पहाड़ियां के मध्य नर्मदा गहरी कंदरा का निर्माण करती है। ठीक है। असीगढ़ पहाड़ी नर्मदा के बीच निर्माण का मैदान है। ये जरूरी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नर्मदा और असीगढ़ की जो पहाड़ी है उनके बीच निर्माण का मैदान है। नर्मदा घाटी में एस्चुरी के निक्षेपण से बने शेन समूह मिलते हैं, जिसे बाग सीरीज कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो कि जब नर्मदा नदी में एस्चुरी का जो निक्षेपण मिल रहा है तो उससे जो सेल समूह बन गए हैं उनको बाग सीरीज कहा जाता है। छोटी तवा नदी आवना और सुक्ता नदी के मिलन से बनती है। छोटी तवा जो नदी है ना वो आवना और सुक्ता नदी के मिलन से बनी है। इतना जरूरी नहीं है। मुंडला दोस्तार योजना नर्मदा और क्षिप्रा लिंक परियोजना का अन्य नाम है। नर्मदा और क्षिप्रा लिंक परियोजना जो है मैंने आपको पढ़ा के आई हूँ, डेट भी मैंने आपको बताई है। मुंडला दोस्तार योजना उसी का अन्य नाम है। मध्य प्रदेश में भूमिगत जल के विकास का न्यूनतम स्तर अनूपपुर जिले में, मतलब जो भूमिगत जल है ना उसके वो सबसे कम कहाँ पर, अनूपपुर जिले में है, और अधिकतम स्तर रतलाम जिले में है। ठीक है, 126%। भूमिगत जल के विकास का अधिकतम स्तर 4 जिले इंदौर, मंदसौर, शाजापुर, रतलाम में मिलता है। ऐसे जिलों को काला जिला भी कहा जाता है। तो काले जिले में कौन कौन शामिल है, इंदौर, मंदसौर, शाजापुर और रतलाम। ठीक है। चलो, अब हमारा मोस्टली पोर्शन कंप्लीट हो गया है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ के आए हैं। देखो ये सारी चीजें सिनॉप्सिस में हम सब लिख चुके हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई हमने सिनॉप्सिस नहीं बनाया तो आप इससे भी रिवीजन कर सकते हो, और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको याद नहीं रहेंगे उधर वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। चलिए, बहुत अच्छे से नदियां हमने कंप्लीट कर ली है। हो सकता है मुझसे कोई कमी रही हो सकता है मैंने इतना अच्छा नहीं पढ़ाया हो, लेकिन आई विल इम्प्रूव इफ यू लाइक। तो मुझे बताइए अगर कुछ कमी रही है, मैं उसको सुधार करूंगी। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।